इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, फोटॉन्स, ये सब माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल्स हैं। इनका साइज़ बहुत छोटा होता है, 10⁻⁻15 मीटर की रेंज में। इतने छोटे पार्टिकल्स को अगर स्टडी करना है, इनके मोशन को स्टडी करना है, इनका मोमेंटम फाइंड करना है, एनर्जी फाइंड करनी है, जैसे एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं तो उनकी एनर्जी फाइंड करनी है, इन सब चीज़ों को करने के लिए हमें क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प लेनी पड़ती है। सो क्वांटम मैकेनिक्स का सबसे पहला काम है कि आप श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करो। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करा जाता है अलग अलग पोटेंशियल्स के लिए। तो ये जब हम नेक्स्ट चैप्टर करेंगे वहाँ पर डिफरेंट पोटेंशियल्स लेंगे, लेकिन अभी तक आप फ्री पार्टिकल को स्टडी कर चुके हो। जो फ्री पार्टिकल होता है उस केस में पोटेंशियल जीरो होता है, वो टर्म जीरो हो जाती है, और वहाँ पर जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन है वो एक वेव फंक्शन की फॉर्म आती है जो कि प्लेन वेव लाइक सोल्यूशन होता है। सो ये जो हमारे पास वेव फंक्शन आता है, जब हम इसके ऊपर डिफरेंट ऑपरेटर्स एक्ट करवाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मोमेंटम ऑपरेटर आपने एक्ट करवाया पी कैप विच इज़ माइनस एटा एच क्रॉस पार्शल ओवर पार्शल एक्स, तो आपके पास एक वैल्यू आती है जिसको आइगन वैल्यू बोलते हैं। ये एक वैल्यू आई है, लेकिन क्वांटम मैकेनिक्स में एक आंसर से कुछ नहीं बनता। जितनी भी हमारे पास डिफरेंट वैल्यूज़ आएंगी लैम्डास की, वेव फंक्शन की अलग अलग स्टेट्स में हम ले चलेंगे उसको, और उन सारे लैम्डास की जो एवरेज वैल्यू होती है वो हमारे पास मोमेंटम की वैल्यू होती है। उसको हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू या एक्सपेक्टेशन वैल्यू भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें तो हम पढ़ चुके हैं। अब क्वांटम मैकेनिक्स में वेव फंक्शन एज सच हमें फिजिकली कुछ नहीं देता। ये एक फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, ये जस्ट एक इमेजिनरी मैथमेटिकल डिस्क्रिप्शन है। वेव फंक्शन ज़्यादातर कॉम्प्लेक्स नेचर का होता है, आयोटा इसके साथ लगा होता है, ठीक है। अब जब आपको रियल क्वांटिटी फाइंड करनी है, उसके लिए हमारे पास वेव फंक्शन से ही क्वांटिटी ड्राइव होती है, विच इज़ कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो। जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी रो है ना बच्चे, वो है साई स्टार साई, और इसको फिर आपने इंटीग्रेट करना है ओवर द होल स्पेस। जितनी आपके पास स्पेस है जहाँ पर आप उस इलेक्ट्रॉन के मोशन को स्टडी कर रहे हो, वहाँ पर आप इसको साई स्टार साई को इंटीग्रेट करेंगे। साई स्टार मतलब कॉम्प्लेक्स कंजुगेट होता है उसका। तो ये जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है ना, ये बेसिकली प्रोबेबिलिटी ऑफ हैविंग द पार्टिकल इन दैट पर्टिकुलर वॉल्यूम पर यूनिट वॉल्यूम होती है। मतलब दिस इज द प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। अब इस प्रोबेबिलिटी डेंसिटी के साथ एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो है वो एसोसिएट है, वो एग्जिस्ट करती है यहाँ पर भी। जैसे आपने करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा है कि आपके पास एक इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी होती है विच इज़ डेल डॉट जे प्लस पार्शल रो ओवर पार्शल टी इक्वल टू जीरो। ये जो पार्शल रो ओवर पार्शल टी होता है ना, दिस इज द रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी फ्रॉम सम वॉल्यूम। माइनस साइन अगर लगा देंगे तो रेट ऑफ डिक्रीज बनेगा, और दिस इज इक्वल टू डेल डॉट जे। डेल डॉट जे बेसिकली डाइवर्जेंस ऑफ करंट डेंसिटी, या आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उस वॉल्यूम में से कितना करंट जो है वो बाहर आ रहा है। तो जितना करंट बाहर आएगा उतना वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी उस वॉल्यूम में डिक्रीज होती चली जाएगी। दिस इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ऑल्सो। बट यहाँ पर हमारे पास चार्ज नहीं है, हमारे पास यहाँ पर प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। अगर आप प्रोबेबिलिटी डेंसिटी को एक हेट्रोजेनियस फ्लूइड की तरह मान लो, एक फ्लूइड है हमारे पास, प्रोबेबिलिटी फ्लो कर रही है हमारे पास किसी वॉल्यूम में से, सो उस केस में जो हमारे पास जे वेक्टर होगा उसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी। उसका एक्सप्रेशन आज के इस लेक्चर में हम ड्राइव करने वाले हैं। इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी को भी ड्राइव करेंगे, और जो जे वेक्टर है, नोट इसको जे वेक्टर से ही करेंगे आज भी, लेकिन ये वेव फंक्शन की टर्म्स में आएगा हमारे पास। सो उस जे वेक्टर को फिर हम फ्री पार्टिकल के लिए कैलकुलेट कर सकते हैं, या अगली जितने भी हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का सोल्यूशन करेंगे वहाँ से जो डिफरेंट वेव फंक्शंस आएंगे, उन डिफरेंट वेव फंक्शंस के लिए आप जे को, प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ये हमारे आज के इस लेक्चर का मेन थीम है। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। हाँ जी, तो जैसे कि स्क्रीन पर अभी नज़र आ रहा है, हमें प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी एंड इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को ड्राइव करना है। सो क्या होता है, लेट अस राइट फर्स्टली। सो व्हाट इज़ प्रोबेबिलिटी करंट और प्रोबेबिलिटी फ्लक्स, ये हमारा पहला टॉपिक है। व्हाट इज दिस? ये बेसिकली जे की बात हो रही है। सो इट इज ए मैथमेटिकल क्वांटिटी which describes flow of probability। क्वांटम मैकेनिक्स में सारा कुछ प्रोबेबिलिटी के टर्म्स में ही होता है। हर चीज़ की संभावना होती है 50। अगर मान लो आपके पास एक डब्बा है, उस डब्बे के अंदर बिल्ली बंद है, तो आप उस बिल्ली को
क्या वो ज़िंदा है या वो मर गई है नहीं बता सकते। आपको कैसे 50% पॉसिबिलिटी है कि वो ज़िंदा है, 50% है कि वो नहीं है, ठीक है। तो ये जब तक आप मेजरमेंट नहीं करेंगे, उसको खोल के एक ऑब्जर्वेशन नहीं लेंगे, तब तक नहीं पता चलेगा। तो इसी तरह से प्रोबेबिलिटी होती है हर चीज़ की, इलेक्ट्रॉन किसी पर्टिकुलर पोजीशन पे है या नहीं, इसकी प्रोबेबिलिटी होती है। सो अगर प्रोबेबिलिटी फ्लो होती है किसी वॉल्यूम में से, उस फ्लो ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम प्रोबेबिलिटी करंट बोलते हैं, जिसको हम जे वेक्टर से डिनोट करेंगे, प्रोबेबिलिटी करंट। सो इफ वी अज्यूम probability as a heterogeneous, क्योंकि यूनिफॉर्म तो होता नहीं है कुछ भी, तो इट इज़ एन heterogeneous fluid, then probability current then J vector is rate of flow of this fluid। ये जस्ट एक इमेजिनेशन है कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, वैसे कोई फ्लूइड नहीं है यहाँ पर, बेसिकली संभावना ही है जो वेव फंक्शन या वेव्स की फॉर्म में हम लिख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ओके, सो जैसे कि हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म, वी हैव करंट डेंसिटी। देखो वहाँ किसका फ्लो होता है, चार्ज का, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज इज कॉल्ड करंट। सो करंट डेंसिटी जे वेक्टर है। यहाँ किसका फ्लो हो रहा है, प्रोबेबिलिटी का, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी इज बेसिकली प्रोबेबिलिटी करंट, ठीक है। तो वहाँ सिंपल करंट होता है, यहाँ प्रोबेबिलिटी करंट है हमारे पास। सो हेयर वी हैव प्रोबेबिलिटी करंट, ठीक है। अब इसका एक्सप्रेशन पहले मैं डायरेक्ट लिखूंगा, जो हमें न्यूमेरिकल्स में भी काम आएगा, इसको आप याद कर लो, फिर ड्राइव करते हैं। सो 1D के अंदर लिखना है तो माइनस एच क्रॉस बाय 2m साई स्टार पार्शल साई बाय पार्शल एक्स माइनस साई पार्शल साई स्टार बाय पार्शल एक्स। तो ये इसका एक्सप्रेशन है। साई स्टार क्या होता है, साई स्टार इज कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ऑफ साई। ये आपको पता ही है, अभी तक तो पता चल गया होगा। जैसे मान लो साई आपके पास ये है, ए ई रेज़्ड टू पावर एओटा के एक्स, सिंपल एक एग्जांपल ले रहा हूँ, फ्री पार्टिकल के लिए ऐसा होता है। तो साई स्टार क्या हो जाएगा, ए ई रेज़्ड टू पावर माइनस एओटा के एक्स, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट मतलब आयोटा को माइनस एओटा में चेंज कर दो और लिख दो। 3D में लिखेंगे इसको, तो 3D में क्या होगा, यहाँ डेल ऑपरेटर आ जाएगा हमारे पास। सो इन 3 डायमेंशनल केस जे वेक्टर इज माइनस एओटा एच क्रॉस बाय 2m साई स्टार डेल। डेल ऑपरेटर पता है ना आपको, 3D के अंदर यही होता है हमारे पास, साई फिर साई आ जाएगा, फिर डेल वेक्टर साई स्टार आएगा। तो ये इसका फॉर्मूला है। डेल वेक्टर यहाँ पर आपको पता है, डेल वेक्टर इज पार्शियल ओवर पार्शियल एक्स आई कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल वाई जे कैप प्लस पार्शियल ओवर पार्शियल जेड के कैप इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। याद रखना ये कार्टेशियन में होता है, प्लेन पोलर में अलग होगा, सिलेंड्रिकल में अलग होगा, डिफरेंट एक्सप्रेशंस होंगे। बेसिकली ये पोजीशन के विद रिस्पेक्ट टू क्या वेरिएशंस आ रही हैं किसी चीज़ में, उसको बताता है हमें डेल ऑपरेटर। सो अगर आप अभी, मेरी और एक लेक्चर सीरीज चल रही है IIT जैम के लिए, उसमें मैंने लास्ट लेक्चर डाला था कि डेल ऑपरेटर डिफरेंट कोऑर्डिनेट सिस्टम में कैसे लिखते हैं। तो अगर आप सेकंड ईयर में हो तो IIT जैम के लिए प्रिपेयर कर रहे होंगे, अगर आप वैसे ही फिजिक्स पढ़ रहे हो, MSc में भी फिजिक्स करनी है, तो फिर CSI नेट के लिए तैयार कर रहे हो, तो वो जो लेक्चर सीरीज़ है बहुत बढ़िया है, उसको अभी से आप फॉलो करिए, बहुत काम आएगी आपके। अब इसको एक और तरीके में लिखा जा सकता है, इसको हम मोमेंटम की टर्म्स में भी लिख सकते हैं। सो मोमेंटम ऑपरेटर हमारे पास क्या होता है, सो वी कैन पुट माइनस एओटा एच क्रॉस डेल वेक्टर, ये मोमेंटम ऑपरेटर होता है 3D में, इसको हम पी कैप मोमेंटम ऑपरेटर पुट कर सकते हैं। आपको अगर पिछले लेक्चर देखे हैं तो 1D के अंदर ये हमारे पास मोमेंटम ऑपरेटर होता है 1D के अंदर, 3D के अंदर डेल ऑपरेटर आ जाएगा, ठीक है। इसको ऊपर पुट कर देते हैं इस इक्वेशन में। तो देखो जे वेक्टर को आप लिख सकते हो, माइनस एओटा एच क्रॉस तो ख़त्म हो गया,
तो यहाँ पे आएगा 1/2m साई स्टार पी कैप साई माइनस साई पी कैप साई स्टार। ठीक है, ये भी इसी का फॉर्मूला है। तो ये सारे फॉर्मूले आप अच्छे से रिवाइज़ कर लो। रिवाइज़ मतलब याद कर लो, रिवाइज़ तो बाद में करोगे, अभी तो देख ही रहे हो। ठीक है, चलिए अभी क्वांटम मैकेनिक्स में भी हमारे पास इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी है जो अभी हम ड्राइव करेंगे। सो इन क्वांटम मैकेनिक्स वी हैव इक्वेशन ऑफ कॉन्टीन्यूटी। अब एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से ना ये डायरेक्ट आ जाती है डेरिवेशन पेपर में। ठीक है, जो है पार्शल रो ओवर पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस डेल डॉट जे। ये सेम वही फॉर्म है इलेक्ट्रिसिटी वाली, बट इसमें जो रो है वो क्या है, दैट इज़ साई स्टार साई। इसको बोला जाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। एक करंट डेंसिटी है, एक प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। जे इज़ प्रोबेबिलिटी करंट, ये है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। ठीक है, तो इसको नाम को याद रखना, ये जो नेम्स होते हैं ना इनमें कंफ्यूज नहीं होना। एक बार अच्छे से रिवाइज कर लेंगे फिर आपको क्लियर होगा ये। ठीक है, इसको याद रखना। ओके, अब पहले हम इस इक्वेशन को ड्राइव कर लेते हैं। ये इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी की डेरिवेशन है, डायरेक्ट आ जाती है और वहीं से ये जे का फॉर्मूला निकलेगा। पहले इसकी डेरिवेशन कर लेते हैं, फिर एक दो प्रॉब्लम्स देखेंगे। ठीक है, नाउ डेरिवेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी एंड जे वेक्टर। देखो यूजिंग, देखिए ये जो वेव फंक्शन होता है साई, ये पोजीशन और टाइम का फंक्शन होता है। जैसे फ्री पार्टिकल के लिए मैंने आपको बताया था, इस अगर इसको लिखना है तो ए रेज़ पावर एओटा के वेक्टर डॉट आर वेक्टर माइनस ओमेगा टी। प्लेन वेव लाइक सोल्यूशन, अगर आपने ईएम वेव्स ही पढ़ी हैं तो वहाँ पर ऐसे फंक्शन आपने देखे होंगे। ये जो मैथमेटिकल फंक्शन है ये फ्री पार्टिकल को रिप्रेजेंट करता है, ऐसा पार्टिकल जिस पे कोई फोर्स नहीं लग रही। ठीक है, अब है तो पोजीशन और टाइम का फंक्शन, तो जो रो होगा वो भी पोजीशन और टाइम का ही फंक्शन होगा। रो बेसिकली इसके होने की संभावना है, प्रोबेबिलिटी है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो हमने ये देखा था कि ये वैसे कॉम्प्लेक्स है ये चीज़, बट इसकी जो रियल पार्ट, रियल क्वांटिटी होती है वो साई का मैग्नीट्यूड लेके उसका स्क्वायर, ये होती है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर इसी वेव फंक्शन के कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के साथ इसी वेव फंक्शन को मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो हमारे पास एक रियल क्वांटिटी आएगी। आप देख सकते हैं, अगर मैं इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लूँ, साई स्टार, यहाँ ना लाइन लगा देते हैं ताकि ये इसके बीच में मिक्स ना हो जाए। अगर साई स्टार आर कॉमा टी है, वो कितना आएगा, ए ई रेज़ टू पावर माइनस एओटा के डॉट आर माइनस ओमेगा टी। अब इसमें माइनस एओटा आ गया ना, अब अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा तो ये टर्म इससे कैंसिल हो जाएगी और आपके पास सिंपली ए स्क्वायर आएगा। और नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन के लिए हम ये ए भी फाइंड करते होते हैं, वो हम अगले कुछ आने वाले चैप्टर्स में भी देखेंगे, और पहले भी मैंने नॉर्मलाइजेशन कंडीशन के बारे में आपको बताया पिछले किसी लेक्चर में। ठीक है, तो अगर आप फिजिक्स में कुछ भी समझना चाहते हैं ना तो आपको शुरू से प्लेलिस्ट को स्टार्ट करना पड़ेगा। एक लेक्चर दूसरे के साथ लिंक होता है, पिछला पढ़ा होगा तो अगला समझ आएगा, ऐसे ही होता है फिजिक्स में, आपको पता है। तो ये हमारे पास है रो, जिसको मैं शॉर्ट फॉर्म में ऐसे लिख लेता हूँ। ये मैं आर टी बार बार ना लिखना पड़े इसलिए साई स्टार साई लिख लेते हैं। दिस इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम, या डेंसिटी बोल दो, कोई भी चीज़ वॉल्यूम से डिवाइड करते हो तो डेंसिटी बन जाती है। दिस इज प्रोबेबिलिटी पर यूनिट वॉल्यूम। अब इसका रेट ऑफ चेंज ऑफ कैलकुलेट करना है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ रो, बेसिकली ये फ्लो होगा रो का, कैसे टाइम के साथ ये चेंज हो रहा है। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा पार्शियली विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि यहाँ पर ये फंक्शन आर और टी का है, लेकिन हमें सिर्फ टाइम के साथ देखना है। तो यहाँ पर हम पहले इस फंक्शन को डिफ्रेंशिएट करेंगे, पार्शियल साई स्टार बाय पार्शियल टी, साई को एज इट इज़ लिखेंगे, फिर हम साई स्टार को एज इट इज़ लिखेंगे, और पार्शियल साई बाय पार्शियल टी। दे आर जस्ट नंबर्स, आगे पीछे लिखने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जैसे मर्जी लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1। अब हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से ना ये दो चीज़ें फाइंड करेंगे। कौन सी दो चीज़ें, मैं पहले उनको हाईलाइट कर दूं जो हमें यहाँ पे चाहिए। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से हम एक ये फाइंड करेंगे यहाँ पे पुट करने के लिए, और एक ये फाइंड करेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पुट करके फिर आगे चलते हैं। तो फ्रॉम श्रोडिंजर्स वेव इक्वेशन, ये हम ऑलरेडी ड्राइव कर चुके हैं, डिटेल में समझ चुके हैं, इसको आप लिख लीजिए। तो क्या होती है श्रोडिंजर वेव इक्वेशन, आयोटा एच क्रॉस
पार्शल साई बाय पार्शल टी इज इक्वल टू माइनस एच क्रॉस स्केयर बाय 2m डेल स्केयर साई प्लस पोटेंशियल एनर्जी साई वी साई। अब फ्री पार्टिकल के लिए वैसे ये टर्म ज़ीरो होती है, बट यहाँ पर हम इसको नहीं करेंगे ज़ीरो, यहाँ पर इसकी ऐसी टेंशन नहीं है, हम ऐसे पूरी इक्वेशन को लिखेंगे, वैसे ये कट जाएगी टर्म आगे जाके। अब यहाँ से देखो मुझे इतना पार्ट निकालना है, सॉरी, तो यहाँ से मुझे पार्शल साई बाय पार्शल टी निकालना है, तो आयोटा एच क्रॉस नीचे चला जाएगा। पहले तो एक एच क्रॉस है, एक एच क्रॉस को हम काट ही देते हैं यहाँ पे, ये वाला एच क्रॉस एक से कट गया और आयोटा का फैक्टर नीचे जाएगा। तो मैं नेक्स्ट शीट पे लिख रहा हूँ, यहाँ नीचे आयोटा आ जाएगा, यहाँ भी नीचे आयोटा आ जाएगा। अगर मैं 1/आयोटा कहीं पर है उसको ऊपर लेके जाना चाहता हूँ तो वो माइनस आयोटा होता है। नेक्स्ट शीट पे करते हैं, तो हमारे पास ये बनेगा पार्शल साई बाय पार्शल टी इज़ माइनस एच क्रॉस, अब स्केयर नहीं है, एक एच क्रॉस कट गया है और नीचे आयोटा आया डेल स्केयर साई प्लस 1/आयोटा वी साई। अब पहले आयोटा को ऊपर लेके चले जाते हैं, तो ये बनेगा आयोटा एच क्रॉस, ऊपर माइनस साइन था ना वो ख़त्म हो जाएगा और नीचे 2m का फैक्टर आएगा डेल स्केयर साई माइनस आयोटा। अब ये 1/आयोटा ऊपर जाके माइनस आयोटा फिर से हो गया वी साई पार्शल साई बाय पार्शल टी। तो ये हमारे पास आ गई एक चीज़ जो हमें चाहिए थी। सिमिलरली अब दोबारा से नहीं लिखना, लेकिन हमें इसका ही कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेना है। तो वो क्या होगा, आयोटा की जगह माइनस आयोटा, एच क्रॉस एज इट इज़, नीचे 2m डेल स्केयर। अब यहाँ साई स्टार आएगा क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के रिप्रेजेंटेशन में साई स्टार होता है और यहाँ प्लस आयोटा हो जाएगा वी साई स्टार। तो ये दो टर्म्स हमारे पास बनी है, इनको हम पुट करेंगे 1 में। 1 कौन सा है हमारा, ये वाला, इसमें पुट करेंगे। सो हमारे पास बनेगी इक्वेशन पार्शल रो बाय पार्शल टी इज़ इक्वल टू, एक ब्रैकेट लगा लेते हैं, साई स्टार था पहले हमारे पास, उसका डेरिवेटिव था पार्शल साई स्टार बाय पार्शल टी, तो विच इज़ माइनस आयोटा एच क्रॉस बाय 2m डेल स्केयर साई स्टार प्लस आयोटा वी साई स्टार। ये आ गया पार्शल साई स्टार बाय पार्शल टी, इसके साथ साई मल्टीप्लाई हो रहा था, प्लस साई एज इट इज़ था और इसके साथ साई स्टार एज इट इज़ था, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा था पार्शल साई बाय पार्शल टी, जो यहाँ से आएगा, जो यहाँ पुट कर देंगे। ये ना स्टेप्स ही समझने होते हैं क्वांटम की डेरिवेशंस में, क्योंकि ये इतना आसान नहीं होता, दिमाग बहुत खुला रखना पड़ता है क्वांटम पढ़ने के लिए। क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी तो सिर दर्द होना चाहिए, नहीं हो रहा सिर दर्द तो मतलब नहीं पढ़ी। तो अभी ये हमारे पास है एक इक्वेशन जिसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो कैसे सिंप्लीफाई, ये साई से अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मैं, तो ये बनेगा माइनस आयोटा एच क्रॉस बाय 2m डेल स्केयर साई स्टार, ये वाला साई यहाँ मल्टीप्लाई हुआ तो यहाँ साई आ गया, प्लस आयोटा वी साई स्टार साई, ठीक है, बिल्कुल इजी है। प्लस यहाँ पे आ जाएंगे फिर से आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई स्टार डेल स्केयर साई, और फिर ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो माइनस आयोटा वी साई स्टार साई, ठीक है जी। अब यहाँ पे कुछ कट होगा, ये एक में माइनस आ रहा है, एक में प्लस आ रहा है, और यहाँ पर ये टर्म जो है ये कॉमन आ जाएगी यहाँ से। तो अगर मैं माइनस आयोटा एच क्रॉस बाय 2m को बाहर लिखूँ तो यहाँ प्लस रहेगा, लेकिन यहाँ माइनस आ जाएगा। तो बड़े ध्यान से देखेंगे, मैं इसको ही बाहर लिख रहा हूँ। तो हम लिखेंगे पार्शल रो बाय पार्शल टी इज़ माइनस आयोटा एच क्रॉस बाय 2m कॉमन, ब्रैकेट में डेल स्केयर साई स्टार साई। अब ये वाला साई चाहे आगे लिख दो चाहे पीछे लिख दो, दे आर जस्ट नंबर्स, कंफ्यूज नहीं होना। इसको मैं साई डेल स्क्वायर साई स्टार भी लिख सकता था, एक ही बात है, माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई, ठीक है। वो जो ऑर्डर होता है ना वो क्रॉस प्रोडक्ट में मैटर करता है, यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ डेल स्क्वायर है जो कि एक स्केलर है, तो सब कुछ स्केलर्स की टर्म्स में ही है, तो स्केलर आगे पीछे जा सकते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस चीज़ का ध्यान रखना, वेक्टर कहीं पर भी नहीं है। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन आई है। अब हम इसका वॉल्यूम इंटीग्रल लेते हैं, क्योंकि हमें देखना है टोटल में क्या हो रहा है, ठीक है। तो वॉल्यूम इंटीग्रल वाली इक्वेशन एक लिखते हैं पहले। सो टेकिंग द वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ अबव इक्वेशन, तो ये बनेगा पार्शियल बाय पार्शियल टी बाहर लिख दो, वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ
वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी होती है। वॉल्यूम इंटेग्रल ऑफ प्रोबेबिलिटी डेंसिटी इज टोटल प्रोबेबिलिटी। और इधर हमारे पास फिर से वॉल्यूम इंटेग्रल माइनस एयोटा एच क्रॉस बाय 2m, और मैं सारी की सारी इक्वेशन एज इट इज़ लिख रहा हूँ, तो फटाफट लिख लेते हैं। ठीक है, dv ईजी है। ओके, अब यहाँ पर कुछ करेंगे चेंजेस, क्योंकि इधर तो चलो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी आ गया, बट राइट हैंड साइड पे कुछ ऐसा चाहिए था, डेल डॉट समथिंग। वो जो समथिंग होगा वो जे वेक्टर होगा यहाँ, लेकिन डेल डॉट नहीं है यहाँ, डेल स्क्वेयर्स हैं, तो इसको उस फॉर्म में लेके जाना पड़ेगा। उसके लिए हमें कुछ कंसिडर करना पड़ेगा। ठीक है, वो मैं पहले लिख देता हूँ फिर प्रूफ करते हैं। सो लेट अस राइट नाउ हेयर, ये जो टर्म है ना, ये वाली जो हमारे पास टर्म है, इसको हम पहले लिख लेते हैं। ये जो टर्म है फिर प्रूफ कर देंगे बाद में, अभी लिख लेते हैं। ये इसके बराबर होती है जो मैं अभी लिखने वाला हूँ। ये डेल स्क्वायर वाली जो टर्म है ना, ये इसके बराबर होती है। ये डेल डॉट बाहर आ जाता है, ठीक है, ऐसे बाहर आ जाएगा ये, और साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, ऐसे बन जाएगा ये। मतलब ये जो फिर ब्रैकेट के अंदर बचा वो जे है, बट ये डेल कैसे बाहर आया इसको बताना पड़ेगा। तो हम कलर चेंज करके एक ब्रैकेट स्टार्ट करके उसमें करेंगे कि ये कैसे है। देखिए, अगर मैं डेल को फाई ए वेक्टर पर एक्ट करवाऊँ, एक स्केलर है और एक वेक्टर है, तो डेल जब फाई पे जाएगा ग्रेडियंट बनेगा, ग्रेडियंट डॉट ए, ग्रेडियंट इज ए वेक्टर तो डॉट प्रोडक्ट लगाना पड़ेगा यहाँ पर, प्लस फिर हमारा स्केलर बाहर आ जाएगा और डेल डॉट ए बनेगा। अब ये वेक्टर वाली आइडेंटिटी क्यों ली है? देखो, हमारी जो इक्वेशन है, ये वाली जो इक्वेशन है, इसमें जहाँ पर भी डेल साई स्टार या डेल साई आ रहा है, ये ग्रेडियंट ऑफ वेव फंक्शन है, ये एक वेक्टर है। जिस चीज़ को मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ ब्लू ब्रैकेट के अंदर, ये एक वेक्टर है यहाँ पर इन्वॉल्व। ठीक है, तो इसलिए आपको इसी आइडेंटिटी को लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो यहाँ पर अगर मैं डेल डॉट, अब मैं देखो किसका कर रहा हूँ, फाई ए का डेल डॉट करने वाला हूँ। डॉट प्रोडक्ट लिया मैंने, फाई मतलब एक स्केलर जब हमारे पास साई है, और वेक्टर के पास, वेक्टर की जगह हमारे पास डेल वेक्टर साई स्टार है, ये वेक्टर है। इसको सॉल्व करेंगे। अब ये डाइवर्जेंस है डेल डॉट, सो पहले डेल जो है वो साई पे एक्ट करेगा, जब वो साई पे एक्ट करेगा वो एक ग्रेडियंट बनेगा, साई इज अ स्केलर क्वांटिटी, तो ये बनेगा डेल साई। फिर दूसरा वाला फंक्शन एज इट इज़ आएगा यहाँ पर, डेल साई स्टार, ये हो गया प्रोडक्ट रूल यूवी। तो पहले के ऊपर एक्ट करवा दिया साई के ऊपर, सेकंड वाले को एज इट इज़ लिखा, प्लस फर्स्ट वाला फंक्शन एज इट इज़ लिख दिया। अब डेल का डॉट प्रोडक्ट दूसरे के साथ करना है, डेल, इस डेल का डॉट प्रोडक्ट डेल साई स्टार के साथ करना है, तो ये आएगा डेल स्केयर साई स्टार। ठीक है, डेल डॉट डेल, वेक्टर का ए डॉट ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज ए स्केयर, तो इस वजह से ऐसे आया। तो ये एक इक्वेशन आई है मेरे पास। सिमिलरली अगर मैं डेल डॉट, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लेते हैं, दैट विल बी गुड। अगर हम इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले लें, क्योंकि मुझे यहाँ पर चाहिए ना, ये देखिए यहाँ पे मुझे डेल साई स्टार, साई डेल साई स्टार, और साई स्टार फिर आगे डेल साई, तो इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले सकते हैं। मैं यहाँ लिख लेता हूँ छोटा छोटा, टेकिंग कॉम्प्लेक्स, आप बड़ा बड़ा लिख लेना, ऐसे मत लिखना, छोटा छोटा। हाँ, तो ये हम रखेंगे डेल डॉट, साई की जगह आ जाएगा साई स्टार, डेल एज इट इज़ आएगा, फिर साई आएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट ले रहा हूँ, इधर आएगा डेल साई स्टार डॉट डेल साई, यहाँ आएगा साई स्टार डेल स्क्वायर साई, है ना, यही बनेगा ना। अब अगर मैं इन दोनों को माइनस करूँ, इस टर्म को और इस टर्म को माइनस करूँ, तो ये चीज़ बन जाएगी, और यहाँ पर ये टर्म, ये वाली टर्म इस टर्म से कैंसिल हो जाएगी। समझ रहे हो मेरी बात? तो वही हमें करना है। नेक्स्ट शीट पे करते हैं, दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। सो सब्ट्रैक्टिंग, आप ना वीडियो पॉज कर कर के साथ साथ ही नोट्स बना लिया करो, वैसे मैं अपलोड भी करूँगा जो हमारा पोर्टल है वहाँ पर। सब्ट्रैक्ट करने पर यह आएगा,
ठीक है। और इधर आ जाएगा हमारे पास साई डेल स्क्वायर साई स्टार माइनस साई स्टार डेल स्क्वायर साई। तो मतलब अब इस चीज़ को इससे रिप्लेस कर सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी जो हमारे पास थी, इक्वेशन 2 कौन सी थी 2 भाई, ये थी 2, ये बन गई, ध्यान से देख लीजिए, पार्शल रो बाय पार्शल टी वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ रो डी वी इज इक्वल टू माइनस एट एच क्रॉस बाय 2m, फिर वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट ऑफ दिस थिंग जो ऊपर आपके सामने है। क्वांटम मैकेनिक्स जब लिखो ना तो ऐसे लगता है पता नहीं कितनी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें लिखी जा रही हैं। ये अगर कोई देख ले ना आपकी कॉपी तो हैरान हो जाएगा, वो बड़ा तगड़ा साइंटिस्ट लग रहा है ये बंदा। लेकिन ये समझने पर आसान लगती हैं, वैसे देखने में टफ लगती हैं। साई देखो ना, त्रिशूल जैसा है सिंबल, तो ये टिपिकल जिस जो सिंबल है ना, इस बहुत सारे सिंबल इसमें क्वांटम में यूज़ होते हैं। तो इसकी कॉपी दिखा के किसी को डराना हो ना, देखो हम कितना पढ़ते हैं, तो कॉपी दिखा दो क्वांटम की, ठीक है, सबसे बढ़िया काम। तो ये देखिए, ये हमारे पास इक्वेशन बन गई है। अब इस इक्वेशन को हम रिप्लेस कर देंगे, इसको लिखेंगे माइनस वॉल्यूम इंटीग्रल ऑफ डेल डॉट जे। इसको माइनस के साथ लिखना हमें इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी की फॉर्म बनाने के लिए। अगर हम खुद से एक माइनस लगा देंगे तो हमारा ये माइनस यहाँ एज इट इज़ आ गया, तो बाकी जो बचा वो हमारे पास जे है। देयरफॉर जे वेक्टर इज आयोटा एच क्रॉस बाय 2m साई स्टार, स्टार नहीं, आगे क्या है, साई है, ठीक है, साई डेल साई स्टार माइनस साई स्टार डेल साई, ठीक है। तो ये है हमारा जे वेक्टर। अगर यहाँ माइनस बाहर निकालोगे तो ये टर्म्स आगे पीछे हो जाएंगी, वो आपको पता है। वो जो मैंने शुरू में एक्सप्रेशन लिखा था वो माइनस वाली फॉर्म में लिखा था, शायद सबसे पहले लिखा था ना मैंने, ये माइनस वाली फॉर्म में। यहाँ देखो साई स्टार पहले आ रहा है, यहाँ देखो साई स्टार पहले आ रहा है, माइनस बाहर है तो पहले साई स्टार आएगा, कॉम्प्लेक्स कंजुगेट। अगर माइनस नहीं लिख रहे आप बाहर तो फिर पहले साई आएगा। तो ये डिफरेंस का ध्यान रखना है, ऐसी चीज़ों को ऑब्जर्व करते हैं। सो दिस इज़ योर इक्वेशन। अब ये इक्वेशन 3 है हमारी, 2 तो वो थी ना, इसको दोबारा से लिख लेते हैं पूरी करके। अब इस इक्वेशन में अगर मैं इस टर्म को भी इधर ले आऊँ तो सब कुछ वॉल्यूम इंटीग्रल में चेंज हो जाएगा, ले आते हैं। सो फ्रॉम 3 इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी भी तो बनानी है ना, तो पार्शियल ओवर पार्शियल टी रो डी वी प्लस वॉल्यूम इंटीग्रल डेल डॉट जे डी वी इक्वल टू 0। सो अगर वॉल्यूम इंटीग्रल ही है सब जगह तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ डेंसिटीज, दिस इज रिटन एज लाइक दिस। तो दिस इज इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी दैट वी हैव राइट for the probability current, not for electrical current, this is for probability current. Now by Gauss divergence theorem, अब यहाँ पर probability density जो है वो conserved quantity है, वो भी prove कर सकते हैं। So by Gauss divergence theorem यहाँ लगाएंगे जहाँ डेल डॉट जे है। देखो जो वॉल्यूम इंटीग्रल होता है ना गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम की हेल्प से, उसको आप सरफेस इंटीग्रल में चेंज कर सकते हो। तो फिर आपको जे डॉट डी एस लिखना है। और ये सरफेस कहाँ पर है, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पर है। जो हमारा वॉल्यूम है अगर हम उसको ओवर द होल स्पेस कर दें तो सरफेस इन्फिनिटी पे चला जाएगा, वही अब हम करने वाले हैं। तो इस इक्वेशन को ऐसे लिखा जा सकता है, इक्वेशन 4 बोल देते हैं। सो 4 बिकम्स, ये अगला पार्ट है, ठीक है, हम कंजर्वेशन प्रूव कर रहे हैं यहाँ से। सो 4 इक्वेशन 4 क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी ये, यहाँ सरफेस यहाँ वॉल्यूम जे डॉट टी एस इक्वल टू 0। सो अब इक्वेशन स्टेट्स दैट, इसकी स्टेटमेंट भी लिखनी है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी, ये टोटल प्रोबेबिलिटी की बात हो रही है क्योंकि यहाँ इंटीग्रेशन भी है, ऑफ ए पार्टिकल बीइंग मेजर्ड। अब ये बीइंग मेजर्ड का मतलब है कि आप उसकी पोजीशन मेज़र कर रहे हो
या आप उसका मोमेंटम मेज़र कर रहे हो। प्रोबेबिलिटी किस चीज़ की है? मोमेंटम होने की संभावना, पोजीशन होने की संभावना, एनर्जी होने की संभावना। ऐसे बोल सकते हो कि एक पर्टिकुलर स्टेट के अंदर, जिस स्टेट को उस वेव फंक्शन ने रिप्रेजेंट किया है, उस स्टेट के अंदर कितनी एनर्जी है, या मोस्ट प्रोबेबल एनर्जी कितनी है, या एक्सपेक्टेड वैल्यू क्या है एनर्जी की। तो ये सब ऐसे है, तो ये टर्मिनोलॉजी को समझना है बड़े अच्छे से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग मेजर्ड in volume V is equal to the rate at which probability flows। ये probability flow कैसे कर रही है? करंट की फॉर्म में, करंट डेंसिटी की फॉर्म में, flows into volume V। तो ये इसका मतलब है, into भी हो सकता है, out of भी हो सकता है। ओके, now if we take the limit of volume integral to include all the space, whole space, ठीक है। तो ये हो जाएगा इधर कि हम पूरा इन्फिनिटी तक देख रहे हैं, सारी स्पेस को इंक्लूड कर रहे हैं अपनी मेजरमेंट के अंदर, और इधर आ जाएगा सरफेस जे डॉट डी एस। बट जे हैज़ टू बी वैनिश, J vector has to be vanished at infinity as it has psi, है ना, as it contain psi wave functions। अब वेव फंक्शन जो होते हैं, वेल बिहेव्ड वेव फंक्शन, उसकी हमने कंडीशन स्टडी करी थी, इनफाइनाइट डिस्टेंस पे वो वैनिश हो जाते हैं, ज़ीरो हो जाते हैं। सो देयरफॉर जे विल बी ज़ीरो, ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी। तो पार्शियल रो बाय पार्शियल टी विल बी ज़ीरो एंड रो विल बी कांस्टेंट। मतलब अगर आप पूरे स्पेस को ही इंक्लूड कर लोगे अपनी मेजरमेंट में, तो रो चेंज नहीं होगा, रो कांस्टेंट रहेगा। जो उसके होने की संभावना है टोटल, वो उतनी ही रहेगी। लेकिन स्मॉल वॉल्यूम देखोगे तो वहाँ से प्रोबेबिलिटी फ्लो कर रही है, तब हम इस इक्वेशन को लगा सकते हैं वहाँ पर कितनी प्रोबेबिलिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रोबेबिलिटी जो है पार्शियल ओवर पार्शियल टी, वो माइनस डेल डॉट जे के बराबर आएगा। ये इसका मतलब है। पूरी स्पेस के लिए रो कांस्टेंट है, तब तो कुछ फ्लो ही नहीं कर रहा बाहर, आपने सारी ही स्पेस को कंसिडर कर लिया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पड़ा है और मैंने पूरा यूनिवर्स ले लिया, तो उसके होने की संभावना तो वन ही है ना, उसके अंदर कांस्टेंट प्रोबेबिलिटी रहेगी ना। अगर हम पोजीशन की मेजर करने की बात करें तो तब तो फिक्स हो जाएगा ना काम, सारी स्पेस को ही आपने कंसिडर कर लिया। एटम के अंदर क्या प्रोबेबिलिटी है, वहाँ से इजेक्ट करा, इलेक्ट्रॉन भागा, भागने के बाद कहीं पर होने की क्या प्रोबेबिलिटी, अगर वॉल्यूम डिफाइन कर दोगे तब ये चीज़ वहाँ पर काम करेगी। चलिए, तो ये है हमारे पास सारी कहानी। यहाँ पर हमारी डेरिवेशन आज की ख़त्म होती है, लेकिन हम एक दो एग्जांपल्स करेंगे जो आपके यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम्स में पूछी जा सकती हैं। सो लेट अस कंसिडर द वेव फंक्शन फॉर ए प्लेन वेव, जो अभी मैंने लिखा था थोड़ी देर पहले। ये फ्री पार्टिकल का वेव फंक्शन होता है। अब इस केस में पहले हम रो कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। फाइंड जे वेक्टर एंड रो। रो कैसे निकलेगा, मैंने अभी निकाला साई स्टार साई से। तो जब आप इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट लोगे वो ये आएगा, माइनस एओटा बन जाएगा, और ये इसका वो वाला पार्ट, लेकिन यहाँ स्टार भी आना है, तो हो सकता है ए भी कॉम्प्लेक्स हो, तो यहाँ स्टार भी लिखेंगे, अगर रियल है तो नहीं लिखेंगे। चलो, तो यहाँ आ गया ए स्टार ए, और इसको अगर मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिखोगे तो ए स्क्वायर आ जाएगा। ये रो आ गया। अब इसका अगर हम कांस्टेंट आ गया ना, तो अगर इसके लिए हम पार्शियल रो बाय पार्शियल टी निकालें तो वो हमारे पास ज़ीरो आएगा, क्योंकि ये कांस्टेंट है, और देखने पता चल रहा है कि ये कांस्टेंट है, इसमें टाइम नहीं आ रहा ना, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है। अब एक फ्री पार्टिकल है, वो कैसे रिप्रेजेंट होता है? फ्री पार्टिकल इस तरह की वेव से रिप्रेजेंट होता है, जो एक प्लेन वेव होती है। इसका ये वेव फंक्शन है जो मैंने अभी लिखा। अब ये पूरी स्पेस को इंक्लूड कर लोगे तो कहीं ना कहीं तो होगा ना फिर। वैसे क्वांटम मैकेनिक्स में किसी पार्टिकल को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं वेव्स की फॉर्म में, तो हमें गॉसियन वेव पैकेट या डिफरेंट वेव पैकेट्स की हेल्प लेनी पड़ती है। वो ग्रुप वेलोसिटी वाला कॉन्सेप्ट, वेव पैकेट वाला कॉन्सेप्ट, ये हमने यूनिट नंबर 1 में किया था, आप देखना प्लेलिस्ट में जाके। एक सिंगल वेव से नहीं रिप्रेजेंट कर सकते, ग्रुप ऑफ वेव्स होते हैं जिससे हम किसी पार्टिकल को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, जे कैलकुलेट करते हैं इसका।
जे का फॉर्मूला मैं माइनस की फॉर्म में जब लिखूंगा ना, माइनस एयोटा एच क्रॉस, तो पहले साई स्टार आना है, ऐसे याद कर लो आप, गलत नहीं लिखना, ठीक है। ये आ गया, ठीक है। अब यहाँ वैल्यूज़ पुट करनी है, तो इस केस में साई स्टार पुट कर देना है, साई पुट कर देना है, सारा सॉल्व कर देना है। तो बहुत आसान है, मैं कर ही देता हूँ, आप करके देखना। तो ये मैं अभी लिख देता हूँ स्टेप यहाँ पर। सो माइनस एयोटा एच क्रॉस बाय 2m आएगा, पहले साई स्टार आएगा, तो साई स्टार में अब ए अगर रियल है तो ई रेस पावर माइनस आयोटा के डॉट आर और माइनस ओमेगा टी। फिर जब आप डिफ्रेंशिएट करोगे, क्योंकि वहाँ पर हमारे पास डेल साई है, तो वो हमारे पास आयोटा के का फैक्टर बाहर आएगा, क्योंकि जो आयोटा के है वही आर के साथ लगा हुआ है, तो उसी का कोफिशिएंट जो है वो चेन रूल के कारण आएगा, बाकी फंक्शन एज इट इज़ आएगा। अगर सेकेंड ईयर के बच्चे हो तो ये चीज़ आपको समझ आ रही होगी, ठीक है। और माइनस ए ई रेस टू पावर आयोटा अब यहाँ माइनस वाला आएगा, क्योंकि डिफरेंशिएट साई स्टार को करा है यहाँ पे हमने, तो ये आएगा, ठीक है जी, ब्रैकेट बड़ी वाली। अब देखो कट जा रहा है यहाँ पे सब कुछ भाई, ये इससे कट गया, ये टर्म इससे कट गई, आयोटा के इधर से आया, यहाँ प्लस हो जाएगा आयोटा के। सो माइनस आयोटा एच क्रॉस बाय 2m, साथ में ए स्क्वेयर आएगा, क्योंकि यहाँ पर ए स्क्वेयर जो है माइनस है ना, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा यहाँ पर। सो ए स्क्वेयर साथ में 2 आयोटा के वेक्टर आएगा, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आयोटा स्क्वेयर -1, तो ये बनेगा एच क्रॉस के, वेक्टर लगाना लगा दो, बाय m इंटू ए स्क्वेयर। अच्छा, एच क्रॉस के क्या होता है? मोमेंटम होता है ये, मोमेंटम पी, या अगर आप डी ब्रोगली वेवलेंथ को समझते हो वहाँ से मोमेंटम होता है ये, ठीक है। और ये ए स्क्वायर तो वो है ना रो, अभी निकाला था पीछे, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी एम। पी बाई एम क्या होता है? मोमेंटम को मास से डिवाइड कर दो, वेलोसिटी आएगा रो वी, ठीक है। तो आप देखो यहाँ पर जे रो वी के ही बराबर आ गया है, ठीक है। रो कांस्टेंट है, ठीक है, रो इज़ कांस्टेंट, ये आपने देखा। बट पार्टिकल की स्पीड आ रही है, क्योंकि जे के साथ वी आ रहा है ना, बट पार्टिकल इज़ इन मोशन, पार्टिकल ऐसे जा रहा है, उस घूम रहा है, वो होल स्पेस में कहीं पर भी जा सकता है इलेक्ट्रॉन, और रो उसका कांस्टेंट आ गया। रो मतलब प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, पूरे स्पेस में कहीं ना कहीं तो होगा ही, बट इट इज़ मूविंग, सो पार्टिकल इज़ इन मोशन। सो क्वांटम मैकेनिक्स ना वियर्ड सा सब्जेक्ट है, बट बहुत इंटरेस्टिंग है, बहुत चीज़ें ऐसी नज़र आएंगी समझने के लिए, पता लगेंगी, जो आपने सोची भी नहीं होगी कि फ़िज़िक्स में ये कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो ये है। तो अब एक और वेव फंक्शन की एग्जांपल कर लेते हैं। अब अगर वेव फंक्शन ही हमारा रियल है, ये है वेव फंक्शन पार्टिकल इन ए बॉक्स का, वो हम नेक्स्ट यूनिट के अंदर ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करने वाले हैं। पार्टिकल इन ए बॉक्स, टनलिंग इफेक्ट, स्टेप पोटेंशियल के भी 2 केस होते हैं, वो सब करेंगे। उन सब केस में हम श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना सीखेंगे, कैसे करी जाती है, और सॉल्व करने के बाद साई निकालेंगे वेव फंक्शन। तो ये है हमारा वेव फंक्शन, साइन की फॉर्म में है, ये तो रियल वेव फंक्शन है। तो अगर आप साई स्टार एन करेंगे तो वो भी सेम ही आएगा, यहाँ आयोटा तो आपको नज़र ही नहीं आ रहा, ठीक है ना। तो इस केस में जब आप जे कैलकुलेट करेंगे वो 0 आएगा, आप करके देख लीजिए, माइनस होके डिफ्रेंशिएट करके 0 आएगा, ठीक है। एक आपके लिए होमवर्क है, ये होमवर्क है, आप कर लेना कॉपी पे, इसका आंसर मैं शेयर कर देता हूँ, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी सी लंबी है, आपकी डिफ्रेंशिएशन डिवाइस हो जाएगी इसको करने से। मुझे बताना कमेंट सेक्शन में कि आपने ये क्वेश्चन करा, येस और नो, ठीक है। आंसर आ गया तो येस सर सॉल्व हो गया, आंसर आ गया, नहीं तो नो तो है ही है भाई। सोल्यूशन भी कभी कर देंगे, लेकिन इसका आंसर ही आएगा अगर आप जे निकालेंगे तो एच क्रॉस के बाय एम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आंसर आएगा इसका, ठीक है जी। तो ये हमारा आज का लेक्चर प्रोबेबिलिटी करंट के ऊपर और प्रोबेबिलिटी करंट डेंसिटी के ऊपर है, इक्वेशन ऑफ क्वांटिटी को जिसमें हमने ड्राइव करा। सो अभी हम नेक्स्ट क्लास के अंदर मोशन ऑफ पार्टिकल को और स्टडी करेंगे। न्यूटन लॉज ऑफ मोशन जैसे आपने पढ़ा है, F इज इक्वल टू एम ए होता है क्लासिकल फिजिक्स के अंदर, क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर इसका जो एनालॉग है वो है अर्नफेस्ट थ्योरम। तो अब वहाँ पर लॉज ऑफ मोशन आ जाते हैं फॉर द पार्टिकल
विच इज़ क्वांटम मैकेनिकल इन नेचर, विच इज़ माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए वेव फंक्शन चाहिए, उसका मोशन स्टडी करना है तो अर्नफेस्ट थ्योरम को करना पड़ेगा। तो उसकी डेरिवेशन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।